हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद अभय सर। आज से हम जीएस की कक्षाएं शुरू करेंगे। जीएस के अंतर्गत हम इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षाएं शुरू करेंगे। आज हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की बेसिक टर्म्स को देखते हैं। इसे आप कह सकते हैं कि बेसिक कक्षा, ठीक है। कल से क्या करेंगे, हम चैप्टर शुरू करेंगे। आज बेसिक टर्म देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको देखिए, सबसे पहले संविधान को देखते हैं। सबसे पहले संविधान को देखते हैं। देखिए, संविधान जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। जहां सम का मतलब होता है समान या बराबर, और विधान का मतलब होता है विधि या नियम। तो अगर ये दो शब्द से मिलकर बन रहा है, सम और विधान, ठीक है। जहां सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है विधि या नियम। विधि या नियम। यदि इन दोनों शब्दों को आपस में जोड़कर हम एक सेंटेंस बनाएं तो वो बनेगा ऐसा विधि या नियम जो सबके लिए समान हो, उसे संविधान कहेंगे। ऐसा विधि या नियम जो सबके लिए समान हो, उसे संविधान कहेंगे। ये संविधान का क्या है? शाब्दिक अर्थ है। संविधान शब्द का ये शाब्दिक अर्थ है। अब यदि कोई आपसे पूछे कि आप संविधान को अपने शब्दों में बताइए, कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, तो हम देखते हैं, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि संविधान क्या है, तो आप बताएंगे कि ऐसा ऐसा प्रावधान ऐसे प्रावधान जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ऐसा प्रावधान जिसके बेस पर या जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ये तो आपका बेसिक चीजें हो गई। अब एक अच्छे संविधान में क्या क्या चीजें निहित होती हैं? अगर आप कहते हैं कि अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, तो जिस भी संविधान को आप अच्छा मानते हैं, उस देश काल और परिस्थिति के हिसाब से वो अनुकूल होगा, तो उसमें कुछ चीजें निहित होंगी। तो संविधान में कौन कौन सी चीजें निहित होंगी, उसको देखते हैं। यदि हम भारतीय संविधान की बात करें कि भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें निहित हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो भारतीय संविधान जो है अपने नागरिकों के अधिकार का निर्धारण करता है। भारतीय संविधान या कोई भी अच्छा संविधान क्या करता है? नागरिकों के नागरिकों के नागरिकों के अधिकारों का निर्धारण, अधिकारों का निर्धारण, ठीक है। निर्धारण करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है? तो संविधान नागरिकों के कर्तव्यों एवं आकांक्षाओं का निर्धारण करते हैं। संविधान नागरिकों के कर्तव्यों कर्तव्यों एवं आकांक्षाओं आकांक्षाओं का निर्धारण करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या करता है संविधान? जो सरकार के विभिन्न अंग होते हैं, जो सरकार के विभिन्न अंग जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनके जो आपस में संबंध होते हैं, उनका निर्धारण भी कौन करता है? संविधान करता है। तो सरकार के, आप कह सकते हैं कि सरकार के विभिन्न विभिन्न अंगों का
निर्धारण भी संविधान करता है। विभिन्न अंग में कौन कौन से आएंगे? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आएंगे, ठीक है। तो इनका जो आपस में संबंध है कि कौन से शक्ति कार्यपालिका के पास है, कौन सी विधायिका के पास है। जैसे विधि कौन बनाएगा तो विधायिका बनाएगी, उसे लागू कौन करेगा तो कार्यपालिका करेगी, और उसका निरीक्षण कौन करेगा या उसका रखवाली कौन करेगा तो ये आपकी न्यायपालिका करेगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या शामिल होता है? अगर देखा जाए तो और क्या शामिल होगा? देखिए, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, और संघात्मक शासन व्यवस्था में सरकारें दोहरी होती हैं, संघ सरकार और प्रांतीय सरकार। तो सरकारों के मध्य, संघ सरकार और प्रांतीय सरकारों के मध्य जो संबंध होगा उनका भी निर्धारण क्या करेगा? संविधान करेगा। तो आप कह सकते हैं कि केंद्र राज्य संबंध, कह सकते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों का निर्धारण भी संविधान करता है। केंद्र राज्य संबंधों का निर्धारण भी क्या करता है? राज्य करता है। इसके अलावा और क्या कर सकता है? संविधान में क्या निहित होगा? तो सरकार और नागरिकों के बीच जो संबंध होंगे, जैसे भारत सरकार है और हम हैं, यूपी सरकार है और हम हैं, स्थानीय सरकार है और हम हैं, तो हमारा उनका क्या रिलेशन होगा, इसका भी निर्धारण कौन करेगा? संविधान करेगा। तो आप कह सकते हो कि सरकार और नागरिकों सरकार और नागरिकों के मध्य संबंधों का निर्धारण भी कौन करता है? संविधान करता है, ठीक है। कौन करता है? संविधान करता है। तो ये सारी चीजें क्या है? एक अच्छे संविधान में निहित होती है, जो कि सौभाग्य से हमारे संविधान में सारी चीजें क्या है? निहित है। इसके बाद हम क्या देखते हैं? अब यदि हम संविधान को एक पुस्तक माने, और पुस्तक है भी, यदि संविधान को एक हम पुस्तक माने तो हम ये देखते हैं कि संविधान में क्या क्या चीजें शामिल है, ठीक है। ठीक है, संविधान में क्या क्या चीजें शामिल है। देखिए, यदि संविधान को यदि हम पुस्तक मानते हैं, ये संविधान पुस्तक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कोई भी पुस्तक कितने अध्याय में या कितने भाग में बटा होता है, ये क्या होता है हमको देखना होगा। तो हमारा जो संविधान नामक पुस्तक है, ये सबसे पहले 22 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 22 भागों में, ठीक है। अब भाग किसे कहेंगे इसमें? देखिए, प्रत्येक भाग अपने अलग अलग एक विशेष तरह की चीजों से संबंधित होगा, ठीक है। जैसे भाग 2 है तो वो नागरिकता से संबंधित होगा, भाग 3 है तो मौलिक अधिकार से संबंधित होगा, भाग 4 है तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित होगा। तो जो 22 के 22 भाग हैं, वो प्रत्येक भाग एक अलग अलग विषय से संबंधित है। तो यदि आप भाग को समझना चाहें कि भाग किसे कहेंगे, तो देखिए, प्रत्येक भाग अलग अलग विषय से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए, भाग के बाद क्या होता है? अध्याय। अध्याय, और आपको ध्यान ये रहना है कि संविधान के 22 भाग में अध्याय नहीं है। संविधान के कुछ बड़े भाग हैं जिसमें एक से अधिक अध्याय शामिल हैं। ये ध्यान रखिएगा कि संविधान के प्रत्येक भाग में अध्याय नहीं है। जो छोटे भाग हैं, जैसे भाग 1 हो गया, भाग 4 क हो गया, भाग 2 हो गया, तो ये क्या है? ये छोटे भाग हैं, तो इसमें कोई अध्याय नहीं शामिल है। लेकिन कुछ बड़े भाग हैं जिसमें क्या है? एक से अधिक अध्याय शामिल है। तो आप कह सकते हैं कि कुछ बड़े भाग जिसमें
एक से अधिक अध्याय शामिल है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि आपका संविधान का भाग 5 है। संविधान का भाग 5 है, ठीक है। संविधान का भाग 5 तो देखिए संविधान के भाग 5 में अध्याय 1 शामिल है। जो कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है। वैसे ही संविधान के भाग 5 में ही अध्याय 2 शामिल है। अध्याय 2 जो कि संसद से संबंधित है। किससे संबंधित है? संसद से संबंधित है। कहने का मतलब यह कि संविधान में 22 भाग हैं। जो छोटे भाग में हैं उसमें कोई अध्याय नहीं है क्योंकि अपने आप में छोटा है। लेकिन जो भाग बड़े हैं जैसे भाग 5 है, भाग 6 है, इसमें क्या है, इसमें ये भाग बहुत ज्यादा बड़ा है। इसको सुविधाजनक बनाने के लिए एक से अधिक अध्याय कर दिया गया है। भाग 5 के अध्याय 1 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान कर दिए गए हैं। वैसे ही संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में संसद से संबंधित प्रावधान कर दिए गए हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए अध्याय के बाद क्या आता है? अनुच्छेद आता है। ठीक है, जो कि भाग के अंतर्गत ही आते हैं। तो आप अनुच्छेद समझ ही रहे हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक अनुच्छेद आपका है 39। ठीक है। इसके बाद से एक अनुच्छेद के बाद आता है परंतुक आता है। ठीक है। परंतुक को अंग्रेजी में क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। तो अनुच्छेद 39 क्लॉज 1, ये जो क्लॉज हमने जो कोष्टक में लिखा है इसी को परंतुक या क्लॉज बोलते हैं। ठीक है। एक होता है उप परंतुक, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सब क्लॉज। इसको कैसे हम लिखेंगे? वैसे अनुच्छेद 39 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 39 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक है, ऐसे इसको लिखेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि जब भी हम परंतुक या उपरंतुक लिखेंगे वो हमेशा ब्रैकेट में ही होंगे। यदि हम यहीं पे लिख दें, क्या नोट करके हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, यदि हम यहीं पे लिख दें अनुच्छेद 39 कैपिटल ए, तो ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 39 कैपिटल ए ये इन अनुच्छेदों से बाहर है, बिल्कुल अलग और नया विषय वाला अनुच्छेद है। अनुच्छेद 39 परंतु के उपरंतुक ए, ये एक ही विषय का विस्तार है। ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 39 ए ये बिल्कुल अलग विषय है। जैसे अनुच्छेद 51 डीपीएसपी का भाग है, लेकिन 51 ए ये अलग भाग है, अलग अनुच्छेद, अलग विषय है, ये फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। तो वैसे ही आप ध्यान रखिएगा कि जब किसी अनुच्छेद के बाद परंतुक लगाकर आगे बढ़ाया गया होगा तो वो उसी अनुच्छेद का विस्तार होगा। लेकिन यदि वो कैपिटल ए में आता है तो बिल्कुल नया और अलग अनुच्छेद होगा। ठीक है। तो भारतीय संविधान को इसी तरह से सजाया गया है, इसी तरह से हमको पढ़ना होता है। जब भी आप आगे बेयर एक्ट या कोई पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको इस तरह की चीजें वहां दी होंगी, आप वहां कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है कि भारतीय संविधान है, इसको भारतीय संविधान में कौन सी चीजें कितनी मात्रा में हैं, भारतीय संविधान में कौन सी चीजें कितनी मात्रा में है। क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता थे
वो बड़े दूरगामी और बहुत ही विद्वान थे। जो हमारे संविधान निर्माता थे बहुत ही दूरगामी थे। हमारे यहाँ हमारे लिए केवल एक अच्छी सरकार की ही व्यवस्था नहीं की उन्होंने, उसके साथ साथ उन्होंने हमारे अधिकारों का, हमारे कर्तव्यों का भी क्या किया, निर्धारित किया। ठीक है, तो भारतीय संविधान को यदि हम मोटा मोटी बांट कर देखें तो इसको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। 3 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। पहला कि भारतीय संविधान का दर्शन संविधान में कहां कहां है और पूरे संविधान का कितना प्रतिशत भारतीय संविधान के दर्शन में आएगा। यदि कोई आपसे पूछे तो 1/3 हिस्सा क्या है भारतीय संविधान में दिया गया है, वो भारतीय संविधान का दर्शन है। अब दर्शन में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो आपका प्रस्तावना आ जाएगा, प्रस्तावना आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा, आपका मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट आ जाएगा। आपका तीसरा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, तो फंडामेंटल ड्यूटी अर्थात मौलिक कर्तव्य। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं भारतीय संविधान में जिसे भारतीय संविधान का दर्शन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर कहें कि भारतीय संविधान में जो संस्थाएं हैं, जैसे सरकारें हैं, जो सरकार का गठन है उसका कितना हिस्सा है, भारतीय संविधान के कुल संविधान में कितना प्रतिशत सरकारों के गठन के लिए दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान का जो गठन यानी संस्थाओं का गठन जो है, संस्थाओं का गठन ये कुल संविधान के 50% हिस्से में सबसे बड़ा भाग यही है, जो कि भाग 5 से शुरू हो रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा भाग यही है। इसमें क्या क्या है, इसमें संघ सरकार का गठन, संघ सरकार का गठन, प्रांतीय सरकार का गठन, स्थानीय सरकार का गठन और साथ में न्यायपालिका का गठन। क्योंकि ये संस्थाओं के माध्यम से ही काम कर रही हैं, तो इनका हिस्सा पूरे संविधान में 50% है। बाकी जो शेष बच जाता है उसको हम विविध में रखते हैं। जो शेष बचता है उसको हम विविध में रखते हैं, जो कि पूरे संविधान का लगभग नियर अबाउट 20% है। अब विविध में क्या क्या शामिल है, जैसे आपका नागरिकता है विविध में। और क्या शामिल है, ये जो विभिन्न आयोग हैं, जैसे संवैधानिक आयोग, संविधानेतर आयोग, इसमें आपका लोकसेवा आयोग है, नीति आयोग है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो विभिन्न आयोग हैं वो शामिल हो जाएंगे। और क्या शामिल होगा, तो और आपका केंद्र राज्य संबंध शामिल हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र राज्य संबंध शामिल हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में कुल मिलाकर ये सारी चीजें क्या है, शामिल है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, ठीक है, अब संविधान शब्द से संबंधित कुछ 2-3 पॉइंट हैं जो कि अक्सर छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उनको हम यहां देख लेते हैं। देखिए, यदि आपसे पूछे कि विश्व का प्रथम संविधान कौन है, आपसे पूछता है पहला पॉइंट कि विश्व का प्रथम संविधान, विश्व का प्रथम संविधान, तो आप बताएंगे ब्रिटेन का। किसका, ब्रिटेन का। अब ये ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, ये इसे लिपिबद्ध नहीं किया गया है। और ब्रिटेन का संविधान की शुरुआत जो है वो 1215 ईस्वी में राजा
वहां के एक राजा थे, उनका नाम था जॉन। राजा जॉन के द्वारा जारी मैग्ना कार्टा के आदेश से प्रारंभ होता है। ब्रिटेन की संविधान 1215 में राजा जॉन के द्वारा जारी अलिखित संविधान है। 1215 द्वारा राजा जॉन के द्वारा जारी जॉन के द्वारा जारी मैग्ना कार्टा से ब्रिटेन की संविधान की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, मैग्ना कार्टा को हमारे संविधान से किससे तुलना की जाती है, हम बताएंगे आपको। ठीक है, आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे इसको। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा आपसे पूछता है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान। ये तो अलिखित है और साथ में पहला भी है। इसके साथ पूछेगा कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन है? प्रथम लिखित संविधान कौन है? तो आप यूएसए का संविधान बताएंगे। यूएसए का संविधान बताएंगे। यूएसए का संविधान अमेरिका में एक स्थान है फिलाडेल्फिया। ठीक है, तो 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन, कहां पे? फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा यूएसए का संविधान लिखा गया। ध्यान रखिएगा कि संविधान लिखा गया 1787 में, जबकि संविधान लागू जो हुआ था वो 1789 में हुआ था। 1789 में हुआ था। 1789 में हुआ था। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? 1789 में। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा। ये तो प्रथम संविधान हो गया, प्रथम लिखित संविधान हो गया। अब आपसे पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? तो ये जानते हैं, आपका अपना प्यारा भारत। ठीक है, भारत का संविधान है। अब इस पे बहुत ज्यादा कमेंट भी किया जाता है कि ये भानुमति का पिटारा है, तो ये है तो वो है, बहुत बड़ा संविधान है। देखिए, इसके बड़ा होने के पीछे भी तार्किक रीजन है। ये वैसे ही बड़ा नहीं हो गया है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था ऐसे क्षेत्रों के लिए होता है जो भूभाग में बड़े होते हैं, जनसंख्या में बड़े होते हैं। वहां शासन की सुविधा के लिए क्या किया जाता है? शासन दोहरा कर दिया जाता है। जैसे अमेरिका भी है। अमेरिका में 50 राज्य है, भारत में 28 राज्य ही है, 8 केंद्र शासित राज्य भी है। अमेरिका में 50 राज्य होने के बावजूद भी ये इसका संविधान छोटा इसलिए है कि अमेरिका के जो संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वहां की केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहां की संघात्मक सरकार का संविधान है। अमेरिका के 50 राज्यों का संविधान अलग अलग है वहां पे। अब सोचो कि यदि 50 राज्य और प्लस एक अमेरिकी संविधान को हम लोग एक साथ जोड़ दें तो कितना बड़ा संविधान हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ संविधान एक ही है, संघ के लिए और राज्यों के लिए एक ही संविधान बनाया गया है, इसलिए थोड़ा सा साइज में बड़ा हो गया है। ठीक है, तो ये संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। अब हम क्या करते हैं, ये बात तो संविधान की हो गई थी। अब हम देखते हैं थोड़ा सा राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, ये तो संविधान हो गया, अब तक बातें संविधान की चल रही थी, थोड़ी सी राज्य व्यवस्था की बातें कर दी जाए। देखिए, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? देखिए, राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप होता है। राज्य व्यवस्था
संविधान का व्यवहारिक रूप होता है। संविधान को लागू करने के दौरान जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उसे ही राज्य व्यवस्था कहा जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। संविधान को लागू करने के दौरान जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उसे ही राज्य व्यवस्था कहते हैं। अब इसको आप एग्जाम्पल से बेहतर समझ सकते हैं। राज्य व्यवस्था देखिए, एग्जाम्पल से समझिए इसको आप। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका संविधान है, ये आपका संविधान है और ये आपका राज्य व्यवस्था है। अब देखिए संविधान से राज्य व्यवस्था कैसे बन रहा है। आपका ऐसे मान लीजिए कि आपका एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 को आधार बनाकर एक कानून बनाया गया संसद के द्वारा। कौन सा कानून? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में संसद के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 यदि आप पढ़ते हैं तो संविधान का भाग है। लेकिन यदि आप अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 का अध्ययन करते हैं तो ये आपका राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। वैसे ही अनुच्छेद 17 पे ही एक और कानून बनाया गया है। कौन सा? अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के नाम से आप इसे जानते हैं। ठीक है, तो एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में से बनाया गया था। देखिए अनुच्छेद 17 अध्ययन कर रहे हैं, संविधान का हिस्सा है। जब आप मूल अधिकार पढ़ेंगे तो मूल अधिकार के दौरान जो समानता का अधिकार आप पढ़ेंगे 14 से 18 के बीच में, तो वहां पर आप ये पढ़ेंगे। लेकिन इसी अनुच्छेद को लागू करने के लिए संसद के द्वारा ये दो कानून बनाए गए। ये कानून ही राज्य व्यवस्था है। ये दोनों कानून जो है किसके द्वारा बनाए गए थे? संसद के द्वारा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं। अनुच्छेद 21 को आधार बनाकर, अनुच्छेद 21 आपको पता है कि मूल अधिकार के अंतर्गत जीवन का अधिकार आता है इसमें। तो अनुच्छेद 21 को आधार बनाकर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजता का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि निजता का अधिकार साथ में अनुच्छेद 21 को ही आधार बनाकर पुनः सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश दिया। क्या? निद्रा का अधिकार भी क्या है? अनुच्छेद 21 को आधार बनाकर किसके द्वारा दिया गया था? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप समझ सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं। ये निजता के अधिकार और निद्रा के अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं और ये सभी किसमें आएंगे? राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। जबकि आप अनुच्छेद 17 या 21 का अध्ययन कर रहे हैं मूल अधिकार के तहत, ये आपके भारतीय संविधान में आएंगे। तो बेसिकली हमने क्या बताया था कि संविधान को लागू करने के दौरान जो मुद्दे और विषय उभर कर आते हैं वही राज्य व्यवस्था है। ठीक है, तो ये बेसिक है।
एक चीज और थोड़ा सा देखते हैं, बस 2 मिनट और, बेसिक टर्म्स आपका पूरा हो जाएगा। फिर कल से हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, देखिए 4 शब्द आपस में मिलते जुलते हैं, राज्य, देश, राष्ट्र और प्रांत। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते आपको इन चारों शब्दों के बीच का अंतर पता होना चाहिए। देखिए, राज्य को अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं, राज्य को अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं। राज्य के अंतर्गत जो उसके मूल तत्व हैं वो होता है संप्रभुता, भूभाग, जनसंख्या और सरकार। यदि चारों तत्वों में संप्रभुता नहीं है तो राज्य हो ही नहीं सकता है। और राज्य क्या है? एक राजनीतिक भावना है, राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है, ठीक है। जबकि देश क्या है? ये एक भौगोलिक अवधारणा है। देश के अंतर्गत हम क्या कह सकते हैं? हमारा अपना देश भारत है, तो उत्तर में इंदिरा कौल से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पश्चिम में गुजरात से लेकर और पूरब में आंध्र प्रदेश तक का जो भूभाग है इसे हम देश कहेंगे। और देश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्री कहते हैं। इसके अलावा क्या है? राष्ट्र है। राष्ट्र एक भावनात्मक अवधारणा है। किसी एक या दो बिंदु पर यदि कुछ लोग एक साथ रह रहे हैं तो उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। ये यूरोप से आया हुआ टर्म है, ठीक है। तो ये क्या है? राष्ट्र। राष्ट्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेशन कहते हैं। राष्ट्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेशन कहते हैं। प्रांत, देखिए भारत भारत देश में या भारत राज्य में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। ये जो 28 राज्य हम बोलते हैं ना, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये कोई राज्य नहीं है। ये शासन की सुविधा को ध्यान में रखकर ये बांटा गया और इसे क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोविंस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आज टाइम ओवर हो रहा है। कल से जो है हम क्लास शुरू करेंगे पॉलिटी का विधिवत, और कल हमारा पहला चैप्टर रहेगा अनुसूचियां। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, एक एक अनुसूची को हम लोग विधिवत पढ़ेंगे। प्रयास ये रहेगा कि अनुसूचियों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन यदि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आ रहे हैं तो वो आपसे बच कर निकल जाना पाए। बाकी आप चैप्टर को यहाँ पढ़िएगा, क्लास लीजिएगा, और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन बैंक, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक यूपीपीसीएस, आरओ, वन एग्जाम्स में हो चुके हैं, उनको आप खरीद कर और सॉल्व करना भी शुरू कर दीजिएगा, और हो सके तो नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।